अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इलेक्शन 2024 हो चुके, हुकूमत बन चुकी और एक आम पाकिस्तानी जो ये समझ रहा था कि इलेक्शन के इनेकाद के बाद जो सियासी तफरीक है, सियासी तकसीम है, सियासी इंतशार है, ये कम होगा और मुल्क रियासत जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरह के नताइज आए और जो मुबस्सिरीन है, बिलखुसूस पिलडैट के हवाले से बात करें या फैफिन के हवाले से बात करें, उनकी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई और जो आवाम ने देखा और उसके ऊपर बड़ी सवाल इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, और साथ ही साथ अब फॉर्म 45 जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया और बाद में जब उसकी खामियां जो है वो दिखाई गई, गिनाई गई और बिलखुसूस जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें जो कि मुतासिर हुई हैं, जिनका ये मानना है कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है, इलेक्शन में उनको हराया गया है, वो इस मामले को आगे तक लेकर जा रहे हैं। वो इसके ऊपर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ भी जाएंगे। सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है, और बिलखुसूस पिलडैट की रिपोर्ट जो है इसमें इनकी फाइंडिंग्स क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सदर हैं पिलडैट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले चीज़ों पे तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट चीज़ है कि फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए गए, उसके बाद उसके ऊपर तनकीद हुई, निशानदी हुई और फिर वो वापस फ़ौरन निकाल लिए गए, हटा लिए गए, इसका क्या मतलब है सर? क्या इसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसका मतलब तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि क्या है, लेकिन जो वजाहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे सुनने को मिली है वो ये है कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर नहीं चल रहा, इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर सका या सर्वर में कोई ख़राबी आ गई तो इस वजह से वो एक्सेसिबल नहीं है। ये मेरी सुनने में आई है बात। लेकिन ये मज़ीद जो शकूक पैदा हो गए हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की वजह से, वो इस पर मज़ीद गहरे हो गए होंगे। अगरचे ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी हो तो भी लोगों के जहनों में शकूक ज़्यादा पैदा हो गए होंगे। और सर फिर वो एक जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना, उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान हो जाते हैं कि हम तो बाहर करते हैं, अज़म है हमारा कि हम ईवीएम के ऊपर जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाएं, लेकिन हमारा सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, सर्वर बैठ जाता है, आरटीएस बैठ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और 5 कदम पीछे हट जाते हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में। जी हाँ, और चूंकि वो पिछली दफ़ा 2018 में आरटीएस का सिस्टम कोलैप्स हो गया था, तो उससे हमने बहुत से लेसन हमें सीख जाने चाहिए थे। हमें अब बहुत मोहतात होके अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर रिपीट परफॉर्मेंस हुई और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर सका, और उसमें बुनियादी किरदार उनका कहना यह है इलेक्शन कमीशन का, वो तो इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस की फराहमी मुअत्तल हो जाने की वजह से जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। अच्छा, अब सूरत हाल जिस तरह से आगे बढ़, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो फैफिन की फाइंडिंग्स हैं, इससे जो अपोजिशन जमातें जो मुतासिर हुई वो तो इसको बहुत ज़्यादा कैरी कर रही हैं, लेकिन कोई ख़ास हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर जो है वो लिया नहीं जा रहा है इसको, और कहा यह जा रहा है कि जनाब पिलडैट जो है 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह की उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उससे पहले के इलेक्शन में भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी। तो जो इस तरह के इदारे हैं, ये NGOs हैं और इनका काम ही इस तरह की चीज़ें करना होता है, वो उसको ज़्यादा शायद सीरियस नहीं लिया जाता। नहीं, ये तो उनकी मर्जी है कि उसे सीरियसली लें या ना लें। हमारा काम ये था कि हम चीज़ों को हाईलाइट करें, लोगों के सामने ले आएं। अब अगर वो अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहता कोई और गलतियों को दुरुस्त नहीं करना चाहता तो उसका खमियाजा वो खुद भुगतेगा। हम पहले भी भुगत चुके हैं और अब दोबारा भुगत सकते हैं। अगर किसी इसी असबाब की वजह से हुकूमत डिस्टेबलाइज रहती है और मुल्क का निज़ाम मुस्तहकम नहीं हो सकता तो इस पे मुल्क का नुकसान है। तो इनको सवाए हठधर्मी शो करने के अपनी इन खामियों का रियलाइज करके तहकीक करनी चाहिए और उसको बेहतर बनाना चाहिए।
और ये जो हम कहते हैं कि वोट कौम की अमानत है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लाइन में, कतारों में इतने बूढ़े बूढ़े अफराद और ख़वातीन जो हैं वो खड़े होकर वोट डालते हैं। इस तरह की चीज़ों में वो एक उनका जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। इस मुल्क के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से आगे भी इलेक्शन होने हैं, तो ये कितनी बड़ी एक समझ लें कि एक बैकलैश होगा, या कितनी अफसोस की मुकाम हो सकता है एक वोटर का जो कॉन्फिडेंस है। देखिए, ये तो बुनियादी बात है। अगर वोटर वोट डालने के लिए नहीं आएगा पोलिंग स्टेशन में, इसका मतलब है उसका पोलिंग के सिस्टम के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि 2013 के अंदर एक थोड़ा सा ये वोटर टर्नआउट बढ़ा था, वो फिर कम हो गया 2018 में, और 2024 में मजीद कम हो गया। हमारा एवरेज जो वोटर टर्नआउट है वो 40-45% के करीब है, जो दुनिया के सबसे कम वोटर टर्नआउट्स में से एक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा निज़ाम पे एतमाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर आपका निज़ाम पे एतमाद इसी तरह ख़राब होता रहेगा, तो मुझे डर है कि अगली दफ़ा ये वोटर टर्नआउट और भी कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब यह है कि लोग जमहूरी निज़ाम की बजाय बदकिस्मती से कोई दूसरी चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर देंगे, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर पहले भी वायलेंस होता है और वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। अच्छा, आपका ये जो ट्रांसपेरेंसी स्कोर है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस क्या कहता है 2013, 2018 और 2024 के इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2013 में ये स्कोर 56% था, जो कि 2018 में कम होकर 52% हो गया। और हमारा ख्याल था कि अब इससे तो कम नहीं होगा और इससे हम सबक सीखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा स्कोर 49% है, यानी 3 परसेंटेज पॉइंट और भी कम हो। तो 2013 के बाद से मुस्तकिल कमी है, और ये तो 2018 से भी कम है। तो इसलिए ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इस स्कोरिंग की मोडालिटी क्या होती है, ये भी जरा बताइएगा। इसके बेंचमार्क्स वगैरह क्या होते हैं, किसके ऊपर इसको स्कोर को जो वो इंडेक्स किया जाता है, काउंट किया जाता है? देखिए, ये हमने 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है इंतखाबी अमल को। एक तो इंतखाब से पहले के दिन है, तकरीबन 1 साल पहले जो इलेक्शन से पीरियड होता है, उसमें मुख्तलिफ इदारों ने क्या काम किया है, और उसमें हमारी वोटर लिस्ट कैसी बनी है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी हुई है, और हमारे जो ट्रेनिंग है इलेक्शन से काम करने वाले लोगों की, उनका इंतखाब है, ये कैसे हुआ है। ये तो प्री इलेक्शन फेज है। इलेक्शन के दिन 2 हिस्सों में तकसीम है। इलेक्शन के दिन पोलिंग होती है सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, तो वो एक अलग सेगमेंट है। इस दफ़ा वो भी सेटिस्फैक्ट्री था, लास्ट टाइम भी सेटिस्फैक्ट्री था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट 5 बजे के बाद शुरू होता है काउंटिंग का। काउंटिंग के बाद फॉर्म 45 बनता है। फॉर्म 45 बन के उसे भेजा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके फॉर्म 47 में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खराबी होती है, और इस दफ़ा भी सबसे बड़ी खराबी यहीं पे हुई। फॉर्म 45 बन गया, लेकिन वो भेजा नहीं जा सका वक्त पे फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के पास। देर से पहुंचा, वहाँ कंसोलिडेशन के वक्त भी लोग मौजूद नहीं थे, उम्मीदवार या उनके नुमाइंदे। और फिर रिजल्ट जो अनाउंस हुआ वो रात 2 बजे की डेडलाइन के कहीं बाद जाके अनाउंस होना शुरू हुआ, और अगले दिन के आखिर तक जाके कहीं कंप्लीट हुए। तो ये भी एक खराबी का बायस था। और आखिरी बात जो है, इसका चौथा हिस्सा, वो पोस्ट पोल है। पोस्ट पोल ये है कि जब आप सिलेक्टेड जो रिजर्व सीटें हैं उनका अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो आपने देखा कि जो रिजर्व की फॉर्मेशन जो हमारे इस वक्त यानी फॉर्म 46, 45, 48, 49 थी, उसको भी अपलोड ना किया जा सका वक्त के ऊपर। और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए जो रिजर्व सीटों की अनाउंसमेंट थी वो भी वक्त पे ना हो सकी। खासतौर पे वो सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रोकी गई थी, वो भी काफी देर रोकी गई, और बड़े अहम ओहदेदारों का इलेक्शन हो गया। तो ये 4 बड़े हिस्से हैं, जिनमें चारों में 2024 के इंतखाबात पे स्कोर या तो पिछले इंतखाब के बराबर है या उससे कहीं कम है। अच्छा,
अब ये मामला जाहिर है कि पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ आप सब जुडिस मैटर है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि पेशावर हाईकोर्ट का यहाँ पे जो मुकदमा दायर हैं, ये सूरत हाल थोड़ी सी और पेचीदा हो सकती है इस पूरे निज़ाम के लिए या पूरे इलेक्शन के हवाले से? देखिए, जब तक के ये कोर्ट का निज़ाम साथ साथ चलता रहता है तो खराबी नहीं होती, लेकिन जब स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर पूरा निज़ाम रुक जाता है। स्टे ऑर्डर की बजाय फैसला ही आना चाहिए। अब कल परसों हमारा इंतखाब है सदारती, अगर आप इंतखाबात को रोक देंगे, यानी उनको हक उठाने को रोक देंगे जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो वो इलेक्शन में फिर वोट नहीं डाल सकेंगे। तो बेहतर होगा कि फैसला ही जल्दी कर दिया जाए, ताकि अगर वो वोट नहीं डाल सकते तो फिर जो वोट डाल सकते हैं उनको मौका मिल जाए, और अगर ये नहीं डाल सकते तो फैसला हो जाए, तो फिर ये किसी किस्म की उम्मीद ना रखें। और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये दायर हो चुका है मुकदमा, और लाहौर हाई कोर्ट में भी हो चुका है। तो लाहौर में भी कल सुनवाई है, कल समाअत है, तो यहाँ पे फैसला होगा। लेकिन जब तक स्टे ऑर्डर नहीं होते तो निज़ाम चलता रहेगा। स्टे ऑर्डर हो गया तो फिर बड़ा मसला पैदा और जाहिर है कि जिनको हलफ लेने से रोका गया है वो कोर्ट ऑफ लॉ भी जा रहे हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनवाइंड हो सकती हैं, दोबारा से खुल सकती हैं। तो एक मुश्किल वक्त जो है वो है आगे, चाहे वो हुकूमत के लिए हो या इलेक्शन कमीशन के लिए हो, पूरे इस निज़ाम के लिए हो। जी, लेकिन खुशाइंद बात यह है, खा किसी को पसंद हो या नापसंद हो, कि हुकूमतें बन चुकी हैं। अब निज़ाम कहीं अटका हुआ नहीं है। अब जो कुछ होना है वो हो जाएगा। अब चूंकि थोड़ी सी सीटों का मामला है और उनके ऊपर इख्तलाफ राय है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाके हतमी तौर पे होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अहमद बिलाल महबूब, सदर पिलडैट, और इस पे अपनी रिपोर्ट पिलडैट की, और ज़ाहिर है कि उससे कहीं पहले फैफिन जो है उसने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत एक तनकीदी जायज़ा लिया था इलेक्शन का। अब इलेक्शन हो चुके, हुकूमत बन चुकी, आवाम की तवक्कात ज़ाहिर है कि हुकूमत से और सियासतदानों से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे में जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका क्या किरदार है, वो किस तरीके से मामलात को आपको आगे लेकर चलेगी या कितनी वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। और हमारे साथ मौजूद होंगे तस्नीम नूरानी साहब। वेलकम बैक। शहबाज हम बन चुके हैं और सदर मुमलिकत का इंतखाब जो है वो 9 मार्च को होगा, और उसके बाद बारी आएगी फिर सेनेट के इलेक्शंस की, और सेनेट के इलेक्शंस के बाद जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और हुकूमत बनने के बाद हमारे जो अवाम है पाकिस्तानी, वो अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है जनाब, वो जो इंतखाबी वो जो वादे किए गए थे दिलफरेब किस्म के, कि वो कब पूरे होते हैं, महंगाई कब कम होती है, लोगों को रोज़गार कब मिलता है। बात सारी ये है कि पार्लियामेंट का काम जो है वो कानून साजी करना है, और साथ साथ पॉलिसी मेकिंग जो है वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है, क्योंकि उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कराना जो है वो इंतज़ामिया का या ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। अब अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ पे हम नज़र डालें तो हमने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की जो हमारी हिस्ट्री है इसमें बड़े मद्दोजज़र देखे। एक वक्त हमने देखा कि जनाब बड़े लामहदूद इख्तियारात थे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स के पास, लेकिन वो निज़ाम भी ना चल सका और बड़ा नुकसान उसने इस मुल्क को पहुँचाया। इस तारीख़ के ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इसके ऊपर जो सियासी हुकूमतें हैं उन्होंने आके इनके ऊपर बड़ी कदगने लगाई, और साथ ही साथ पूरा का पूरा इस पूरे सिस्टम को पॉलिटिसाइज कर दिया। और यही वजह है कि बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो अहद चीमा हों, चाहे वो फवाद हसन फवाद हों, या हाल ही में लियाकत चट्टा साहब जो हैं, ये ज़ेर अताब भी आए, तनाज़ात में भी घिरे। तो पाकिस्तान की एक आइडियल जो पाकिस्तान में आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही सीजन साबिक ब्यूरोक्रेट जनाब तस्नीम नूरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सेक्रेटरी कॉमर्स भी रहे और सेक्रेटरी दाखिला भी रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में
इसकी तारीख थोड़ी सी हमें बताइएगा, दोनों अदवार के हवाले से बताइएगा कि जब ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत मजबूत हुआ करते थे और उसके बाद पॉलिटिसाइज कब हुआ ये सारा मामला, ये इसकी हिस्ट्री क्या है? सर पहले तो जरा इसके ऊपर आ जाएं थोड़ा सा। ऐसा है कि देखिए 1947 से और अब 2024 में है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो इफेक्टिवनेस है वो बतदरीज कम होती जा रही है। और जो काम पहले असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी कर लिया करते थे, अब वो चीफ मिनिस्टर साहब को करना पड़ता है। ये एक मेजर है इनइफेक्टिवनेस का है किसी भी इदारे का। इदारे जो होते हैं वो ताकतवर वही इदारे होते हैं जो हम बात करते रहते हैं कि जी इदारे हमारे ताकतवर होने चाहिए और खुद मुख्तार होने चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। तो इदारों को खुद मुख्तार जब तक आप नहीं करेंगे, इदारों में अगर आप किसी किस्म की भी बाहर की एक्सटर्नल प्रेशर्स रखेंगे और इंटरफियरेंस रखेंगे तो वो इदारे बतदरीज कमजोर हो जाएंगे। 47 से लेके मैंने 68 में ज्वाइन किया था और मैं कह सकता हूं कि 68 से 88 90 तक जो थी सिस्टम्स को इतने बुरे चल नहीं रहे थे। वो दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेट पावरफुल थे, मगर उसमें अगर ये जो अच्छे ब्यूरोक्रेट थे वो पोलाइटली भी काम करते थे, वो यानी पब्लिक को इतना ज्यादा तंग नहीं करते थे और हालात जो थे वो ठीक चल रहे थे। और उसका फायदा ये हो रहा था कि वे इफेक्टिव थे, पावरफुल थे, इफेक्टिव थे, काम होते थे लोगों के। सिर्फ ये नहीं कि सड़कें बनती थी या पुल बनते थे, लोगों के छोटे छोटे काम होते थे, बिकॉज उनको इंडिपेंडेंस होती थी, उनके पास टाइम होता था लोगों के छोटे छोटे काम करने का, जो असल मसले होते हैं 90% लोगों के। अच्छा, उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि 90 की दिहाई से डिटेरियोरेशन आई और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ी, सियासी पार्टियों का इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ, सियासत ब्यूरोक्रेट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब सियासी अदवार आते थे तो वो किसी के फेवरेट हो जाते थे, जो पुराने बंदे थे वो नीचे चले जाते थे। ये चीज साइकिल बढ़ता गया और मार्शल लॉ के ज़माने में फिर भी बतदरीज एक कम इंटरफेरेंस होती थी उस लिहाज से कि वो ट्रस्ट करते थे। मैं आपको ज़िया साहब के मार्शल लॉ की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मगर अब सूरत हाल ये है कि अब हालात और भी बढ़ गए। मतलब अब तो सियासी इंटरफेरेंस से ख़त्म होके बात आगे बढ़ गई है और वो पनिशमेंट की इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि वो सियासत से भी ज़्यादा बढ़ गई है। मगर जो जनरल ब्यूरोक्रेसी है वो मैं समझता हूं कि डिमोरलाइज्ड है। ठीक, अच्छा, आप अगर अदवार में बात करें तो किस दौर में ये फील किया गया कि जनाब जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने पॉलिटिसाइज किया और किस तरह से कर लिया? क्योंकि जाहिर है कि उनके पास कुछ लीगल, आईनी, कानूनी जो है वो शील्ड्स होंगी जिनको रिमूव किया गया। ऐसे तो नहीं किया जा सकता ना? देखिए, बात यह है कि सियासतदान ने लोगों को नौकरियों से नहीं निकाला। वो 303 के अफसर जो थे 1300 के निकले, मार्शल लॉज में निकले। सियासतदानों ने नौकरियों से निकाला नहीं, मेरी याददाश्त है। मगर सियासतदान जो है वो एक अफसर का खुड्डा लाइन लगा सकते हैं। उसको अगर एक अफसर है वो नौकरी करने आया है, 35 साल उसकी नौकरी है, उसमें से 35 साल में अगर वो 30 साल खुड्डा लाइन लगा रहेगा तो या नौकरी छोड़ देगा या बदल हो जाएगा। और जो बंदा उनके साथ जिसकी सेटिंग है वो इस 30 साल में 25 साल जो है अच्छी पोस्टिंग्स पे होगा, तो नतीजा ये होगा कि जो बाउसूल पे काम करने वाले लोग हैं वो या तो किनारा कश हो जाएंगे, किनारा कश हो गए, और या वो जो है वो उन्होंने नौकरियां छोड़ दी या किसी और जगह पोस्टिंग करा ली, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए, किसी और इदारों में चले गए। सो मैं बता रहा हूं ना कि 88-90 से जो शुरू हुआ पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा होना, और वो मैं समझता हूं कि जो हमारा जो पॉलिटिकल डाइवर्शन जो इंटेंसिफिकेशन का ताल्लुक है वो आप 2018-17 तक कह सकते हैं, और या उसके भी बाद अब एक नया एतवार शुरू हुआ है। आई होप कि ये रिवर्स हो कि जिसमें इंटरफेरेंस अब पॉलिटिशियन से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की आ गई। ठीक है।
अच्छा, और इसको अभी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, बजाय इसको कि हमें इसको स्वीप अंडर द कार्पेट करें, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि अफसरान जो हैं वो कई ऐसे हैं जिनके रेड क्रॉस लग जाता है कि बात नहीं मानते या कुछ और भी वजह हो जाती है, तो उनके करियर्स जो है वो मध्यम पड़ जाते हैं, निकलते नहीं है वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है कि फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्रेशर में आके। अच्छा, ये एतराज़ किया जाता है कि सियासतदानों ने ये ब्यूरोक्रेसी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे मार्शल लॉ के अदवार की, जो गैर कानूनी अदवार जिसे मार्शल लॉ का कहा जाता है, तो उसको भी इसी ब्यूरोक्रेसी ने ही तो सहारा दिया था सर। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें देखिए, जहां तक लीगल उनकी पावर का ताल्लुक है, वो तो सर्टेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। और वो एक यानी हमारा जो इस वक्त जिस मुल्क ये हालात हैं, ये अल्टीमेटली उस जो कंटिन्यूटी के तोड़ने की वजह से ही है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ताल्लुक मैं आपसे कह रहा हूं कि चूंकि उनके छोटे छोटे अजाइम नहीं होते थे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के, तो इस वजह से वो एक कॉम्पिटेंट लोग चाहते थे, और वो सिर्फ उनको यही खौफ होता था कि भाई अगर सपोजिंग मुशर्रफ साहब आए हैं तो उन्होंने खौफ हुआ कि ये नवाज शरीफ का दोस्त तो नहीं था ये ब्यूरोक्रेट, तो उसको उस हद तक उन्होंने साइड लाइन कर दिया कुछ हद तक। मगर वो उतनी इंटेंसिटी नहीं होती थी जितनी पीपल पार्टी और पीएमएलएन की होती थी। सही कि भाई वो तो एक धड़े बने हुए होते थे ना। तो ये तो इस वजह से कई दफा ब्यूरोक्रेट को मार्शल लॉ के दौर में ज्यादा कंफर्ट होती थी कि भाई उसको एक दफा अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती थी कि भाई वो मेरिट पे काम करेगा, या तो वो उसको फिर वो सेफ पैसेज मिल जाता था। ठीक, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ, हालांकि मार्शल लॉज को मैं बिल्कुल एक गलत चीज है, और हमारे मुल्क का जो इस वक्त हालात हैं वो भी यही है कि हम अभी तक फैसला ही नहीं कर सके कि हुकूमत इस मुल्क में किसने करनी है। ओके, अच्छा सर, मेरा एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल आपकी तरफ जो है वो छोड़ के जा रहा हूं, और चाहूंगा कि ब्रेक के बाद आप इसके ऊपर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं जो अपना मंशूर लेकर आती हैं, वो अपनी टीमें भी लेकर आएं, और वो ऐसी टीम हो, इंतज़ामिया के ऐसे लोग हों जो उनको उसके मंशूर के हिसाब से सर्व कर सके, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है। ये सवाल मैं आपके पास रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से स्टार्ट करें। वेलकम बैक। तस्नीम नूरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो अपनी इंतज़ामिया लेकर आएँ, ऐसे लोग लेकर आएँ जो उनको मंशूर, उनके अपने मंशूर के हिसाब से सर्व कर सकें, लाइक मैंने कहा कि अमेरिका वगैरह में जैसा होता है? देखिए, एक तो यह है कि मैं माजरत से कहूंगा कि मुझे तो किसी भी पार्टी का कोई मुनफरिद मंशूर नजर नहीं आता। सियासी पार्टियां जो हैं आजकल, वो ज्यादातर सर्वाइवल मोड में रहती हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपने उसको जरा ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लेते हैं कि जी हम इस चीज पे ज्यादा जोर देंगे, और वो कोई इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती पिछले अदवार से, या कोई हुकूमत अगर अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर से चलाना चाहती है तो दूसरी जो है वो महकमों से चलाना चाहती है, या किसी और हल्की सी इख्तरा करके। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि हमारे सिस्टम कोई मंशूर की नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक की वीकनेस की वजह से है। हमारा मसला है कि ब्यूरोक्रेसी वीक इस वास्ते है कि जो इंटरनल छोटी छोटी चीजें एक नॉर्मल गुड गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं होती हैं। मसलन कि भाई हमारे, अगर आप एक अफसर को या एक अहलकार को टेन्योर तो दें कि जब वो किसी भी जगह जाता है तो उसको कुछ यानी टाइम तो मिले काम डिलीवर करने के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर में भी जरूरी होता है, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें उसमें जरूरी होता है। नंबर 2, उसको कोई ट्रस्ट तो करे, उसको कुछ सिक्योरिटी तो मिले, उसको कोई हर बंदा बेईमान समझे या खराब, और उसकी तरफ लोग, एजेंसियां या लोग या सियासतदान उन पे वो चेक रखें कि जी ये क्या कर रहा है और इसको फंसा दो, इसको कर दो। तो वो उसको सिक्योरिटी तो मिले ऑफ हिज टेन्योर, और उसकी इज्जत की सिक्योरिटी हो।
कि अगर कोई गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको पता होगा कि भाई उसका बॉस सपोर्ट करेगा, उसका बॉस जानता है कि भाई मगर यहाँ बॉस की पावर ही कोई नहीं है। मतलब वो चीफ सेक्रेटरी साहिबान जो है, जो लेट से सूबों के सरबराह होते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी साहब, जो आपने उनकी कभी जिक्र सुना है उनकी अहमियत का आजकल? तो सो देयरफॉर जिस इदारे के हेड की ही कोई इज्जत नहीं इतनी रही, ना पावर नहीं रही, उसका कमांड इतनी रही, तो वो इदारा जो है वो कैसे चलेगा? सो मंशूर की इंप्लीमेंटेशन का ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी जो है वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से है। वो जब तक ठीक नहीं होंगे तो ना अब सर इसका हल भी तो बताइए। इस पूरे मामले को अनवाइंड कैसे करें? हम तो सिर्फ पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे थे, आपने और स्टेक होल्डर्स की भी बात की, एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की। इस सूरत हाल को कैसे अनवाइंड किया जाएगा? पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज होने से कैसे बचाया जाएगा? क्या होना चाहिए इन प्रिंसिपल? देखिए, बड़े सादे चीजें चाहिए कि आप जो सेंट्रल फिगर है, इलाके का चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर जो उनके एमपीए और एमएनए है उनकी बातें कम सुनने लगे, मैं ये नहीं कहता कि टोटली ना सुने, और उनके कहने पे बार बार अफसरों को ना हिलाएं, खुद तजिया करें और अफसरों को काम करने दें। अफसरों को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो कि मैं अगर यहाँ पोस्ट हो गया हूं तो कम से कम 2 साल तो मुझे ये डिलीवर करना है, कुछ काम करना है, देखना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये अब पता नहीं नैब कमजोर हो गया या तगड़ा हो गया, वो हर जगह पे होता रहता है, इस किस्म की चीज का खौफ नहीं होना चाहिए अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि उसको एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की तरफ से भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। इंटरैक्शन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, मगर अगर आप सेंटर पावर्स जो है वो एक से ज्यादा होगा कि बज़ाहिर तो चीफ सेक्रेटरी सेंटर ऑफ पावर है, बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट सेंटर ऑफ पावर है, मगर असल डायरेक्शन कहीं और से आ रही तो वो कंफ्यूज रहता है। और सर ऐसे में आप, क्योंकि ये तो हम एक बड़ी एकेडमिक डिबेट इस वक्त कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आवाम को रिलेट करते हैं, हम कहीं पे भी कुछ खरीदारी करने जाएं तो वहां पर एक जो है सरकारी नर्खनामा या कमिश्नर प्राइस लिस्ट होती है, और उसके बराबर में जो दुकान की अपनी लिस्ट होती है वो उसकी मुंह चढ़ा रही होती है। तो एक बुनियादी सवाल यही बनता है कि जरूरत क्या है फिर इतने वो कागज जो है वो जाया करने की और इतनी प्राइस की, जबकि इसकी कोई कंट्रोल अथॉरिटी है ही नहीं किसी उसमें। तो ये मेरे ख्याल से फिर वो है कि अगर सारी चीजें आप जिस तरह से बता रहे हैं वो अगर हुआ तो फिर ट्रांजिशन जो है वो बड़ी स्मूथ होगी। देखिए, बिल्कुल एकेडमिक नहीं है, आपने मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा सोचा ही। मैंने जो बात की, मैंने तो बहुत ही प्रैग्मेटिक बात की है, टेन्योर्स की बात की है, सिक्योरिटी ऑफ ऑनर नहीं, मैं इसको रिलेट कर रहा था एक आम पाकिस्तानी से, मैं उससे रिलेट कर रहा था। आप जो बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं ना कि जी अगर वो प्राइस लिस्ट है, अगर किसी मुल्क में प्राइस कंट्रोल प्राइस लिस्ट डिस्प्ले करने से हो जाए तो माशियत की जरूरत ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर की तो जरूरत ही नहीं है, आपको ये सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टीम की जरूरत ही नहीं है। आप गवर्नमेंट जिस दिन फिक्स करे कि जनाब गोश्त इतने पे बिकेगा और दही इतने पे बिकेगा और वो बिके और सब चीजें अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, तो फिर तो आपको किसी और मसले की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक खाम खाली है कि आप एक लिस्ट लगा के आप लोगों को महंगाई कम कर सकते हैं या महंगाई को रोक सकते हैं। वो उस खाम ख्याली में आप लोगों को एक तासुर देते हैं जी, ये भी पॉलिटिकल गिमिक है। जनाब हमने कीमत कंट्रोल कर ली और ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही, हमने तो कह दिया गोश्त जो है वो 700 रुपए बिके और गोश्त 1400 रुपए बिक रहा है या तो 2000 रुपए बिक रहा है, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब है कि उसका असल वजह वो नहीं होती जो कही जाती है। अब मैं जो इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो सियासत अपनी जोड़ के रखते हैं जरूरत से ज्यादा, मैं उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, उनको निकालना चाहिए, उनको वीड आउट करना चाहिए, प्रोवाइडेड फेयर बंदों को भी मौका मिले ना। अगर फेयर बंदों को मौका नहीं मिलेगा, उसी किस्म के लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने अपनी किश्ती किसी के साथ बांधी हो, तो आपको उसी किस्म का नतीजा मिलेगा। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम नूरानी, साबिक सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी दाखिला, हमारे साथ मौजूद थे और जो हालात पहुँचे और यहाँ से निकलना कैसे है। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है, तो हमारे सियासतदानों को जो इंतज़ामिया है, इदारे हैं, उनको मजबूत करना होगा। और इदारों को मजबूत करने का मकसद यही है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके पीछे खड़े हों, उनके साथ खड़े हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।